हम शोध आवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2023 जून के सभी प्रश्नों का 18 सेट है। कुछ हम पीछे वाली वीडियो में हल कर चुके हैं, कुछ जो बचे हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करने में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उपयोगी है? तो कह रहा है डेटा में माध्यिका मान को, तो बाई चार्ट, बार चार्ट में होगा नहीं, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, पाई में भी नहीं होगा, और किरण प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। तो अगर डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करना है तो हम बॉक्स प्लॉट पे जाएंगे, क्योंकि बार चार्ट जानते हैं बार में वो स्तंभ वाला होता है, पाई में 360 डिग्री वाला जो गोल चक्र होता है उसमें होता है। बट परिकिणित प्लॉट, स्कैटर प्लॉट ये भी नहीं होगा, तो बॉक्स प्लॉट ही होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। माध्यिका स्थिति और औसत है इस वितरण में ऐसे बिंदु जिनके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रतीक चिन्ह एम द्वारा व्यक्त किया जाता है और एकीकृत आंकड़ों डेटा से माध्यिका के मान को प्रदर्शित करने के या ज्ञात करने के लिए बॉक्स प्लॉट आरेख उपयोगी होता है। राइट, ये देख लिए, यही है बॉक्स प्लॉट। ठीक, इधर मिनिमम दर्शाया है, इधर मैक्सिमम, इधर क्वार्टाइल 1, इधर क्वार्टाइल 3, ऊपर बीच में मीडियन है, या लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। राइट, और बीच में इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी। यही है बॉक्स प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संबंध कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना चाहिए। इसे समाविष्ट कार्यकारण संबंध है, कार्यात्मक आस्पृश्यता नियम, कालिक पूर्व प्रदर्शक सूचक नियम, या सहप्रसरण नियम, या आंतरिक वैधता नियम। तो ये आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी नियम है। देखें व्याख्या इसकी, तो कि दिए गए चर एक दूसरे के साथ कारणात्मक संबंध है तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इस समाविष्ट का कारण आंतरिक वैधता नियम से ही हो सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। इनमें से प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है। साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। तुम्हारा दोनों है। इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है। ए और बी हमारे दोनों राइट। नेक्स्ट, विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पार्टिक विश्लेषणों का एक उपागम है जो उसे गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। ये विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि सही है। कंटेंट एनालिसिस वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च, बट पहला वाला सही नहीं है। विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पार्टी के विश्लेषणों का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। कंटेंट एनालिसिस दोनों में होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। चौथा हमारा एक पहला वाला गलत है, दूसरा सत्य है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वाचन में सहायता करती है। सही है, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अध्ययन में कोई सहायता नहीं करती। दूसरा हमारा गलत है, तो एक सही दूसरा गलत, ये है तीसरा। राइट, साहित्य समीक्षा की ही जाती है कि जो पहले शोध किया है उसके बारे में समीक्षा करेंगे, तो जिससे वो हमारे पूरे रिसर्च में काम आता रहे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है सहायता करेगा ही। व्याख्या भी यही नीचे दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है, एक हमें लगता है क्वेश्चन यहाँ यहाँ से ये जब शोधकर्ता ऐसे विकल्पों का प्रयोग करते हैं जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, इस हेतु सर्वाधिक समन्वय रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा है? अ, कह रहा है जेट परीक्षण, तत्व में अंतर के लिए टी परीक्षण, या इसमें केवल हमारा ये टेस्ट होगा। राइट, ये टेस्ट परीक्षण सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले परीक्षण है। इसमें शोधकर्ता ऐसे विकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों को आवश्यकता पड़ती है। टी परीक्षण एक ऐसा सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग
परिकल्पना परीक्षणों में यह जांच करने के लिए किया जाता है कि या आबादी या दो नमूनों की भिन्नताएं बराबर हैं या नहीं। यह परीक्षण करने के लिए जनसंख्या को एफ वितरण का पालन करना चाहिए और नमूने स्वतंत्र घटनाएं होनी चाहिए। परिकल्पना परीक्षण आयोजित करने में यदि एफ परीक्षण के परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, इससे अन्यथा इसे अस्वीकार किया जा सकता है। राइट। तो यहाँ पर हमारा टी टेस्ट नहीं, ये केवल बी वाला होगा। ये कहाँ गया, ये यहाँ पर है। तो यहाँ शोधकर्ता ऐसे भी अवकलन उपयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सर्वाधिक होता है। तो इसे सर्वाधिक सामान्य रूप से बहुविध होना परीक्षण ये टेस्ट है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शोध पत्र का संदर्भ खंड एपीए शैली में लिखा गया है, संदर्भ से संबंधित सूचना को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या रहेगा, पेज नंबर, प्रकाशन का वर्ष, लेखक का नाम, पत्र। ये शिकागो शैली या एपीए शैली, ये दो प्रमुख शैलियां हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नेम ऑफ द ऑथर पे, उसके बाद चलेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन पे, उसके ओ पेज नंबर पे, उसके बाद हम चलेंगे नहीं ऑथर नेम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर शीर्षक टाइटल ऑफ द आर्टिकल, लास्ट में पेज नंबर। CBDA चौथा हमारा सही होगा। लेखक का नाम होगा, प्रकाशन का वर्ष होगा, पत्र का शीर्षक होगा, पृष्ठ संख्या होगी। एपी शैली है। राइट, याद रखना, फिर हो सकता है आ जाए नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में या नेक्स्ट आगामी आने वाले होने वाले नेक्स्ट दिसंबर में। तो हमें याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या आएगा, नाम आएगा, फिर उसके बाद लेखक का नाम होगा, लेखक के नाम के बाद और दूसरा है प्रकाशन का वर्ष, फिर पत्र का, फिर पृष्ठ शीर्षक, ETC ऐसे होंगे। क्या है, कौन सा सर्वेक्षण सर्वेक्षण शोध में मुख्य प्रश्नों का लाभ नहीं है। पहला है वे उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी होते हैं जिसमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान होता है। उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। वे व्युत्पत्ति किए जाने हेतु असामान्य प्रत्युत्तरों की स्वीकृति देते हैं। देखते हैं। और चौथा है वे साक्षात्कारकर्ताओं और प्रत्यार्थियों या उत्तरदाताओं के लिए पूर्ण करने हेतु आसान होते हैं। ये चौथा वाला सही है। सर्वेक्षण शोध में मुख्य प्रश्नों के लाभ यही है। राइट, आसान होते हैं। नेक्स्ट, काल श्रृंखला डाटा में विचरणों को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जाता है। विचरणों मतलब वेरिएबल। तो आरेख होता है या पाई होता है, बार होता है, प्रकीर्णन होता है। तो अगर हम काल श्रृंखला डेटा या वेरिएबल इन द टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंट, तो लाइन चार्ट होता है, आरेख चार्ट। राइट, पाई बार प्रकीर्णन नहीं होगा। तो पहला हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है, क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, किससे संबंधित है। तो वो हमारा मापन वैधता से, मेजरमेंट वैलिडिटी से संबंधित है। राइट, मापन वैधता एक अवधारणा है तथा उस अवधारणा के अनुभवजन्य संकेतक के बीच संबंध का मूल्यांकन करती है। मापन वैधता वह सीमा है जिस तक किसी शोध पद्धति का डेटा या परिणाम इच्छित चर का प्रदर्शित करता है। वैध परिणाम अनुसंधान विधियों और परिणामों सटीकता प्रदर्शित करते हैं। राइट। नेक्स्ट है प्रतिचयन के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में माना जाता है, या जजमेंटल सैंपलिंग किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जजमेंटल या परपोसिव बात एक है। राइट, तो सम प्रयोजनात्मक प्रतिचयन को हम जजमेंटल कहते हैं। जिस सैंपलिंग के दो नियम है उसको भी याद रखना बहुत आवश्यक है कि किस रूप में आ जाए, जिसे भी पूछा गया। फिर है साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी को निम्नलिखित में किस स्तर की मानी जाएगी। तो जाहिर सी प्रकार है 0 से 10 में हम 0% मानते हैं। राइट, 10 से 20% ये हम पहले मानते हैं। 20 10 से 20% या कि 10 से 30, शायद 30 है। 30 से ऊपर हमारा सेकंड होता है 50 तक शायद या 60 तक, उसके बाद हमारा तीसरा आता है। कुछ ऐसे भी हम देख लेते हैं कौन सा है व्याख्या में होगा कुछ। ये 10 तक शून्य स्तर माना जाता है, 10 से 40 तक माना जाता है दूसरा पहला स्तर, 40 से 60 तक दूसरा स्तर और 60 से ऊपर तक तृतीय स्तर। राइट, इसमें अलग अलग देख लें। अगर हम 10% तक 10% तक प्लेजरिज्म करेंगे, शायद चोरी करेंगे, तो हमें
कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन 10 से 40 से उत्तर करेंगे तो उन्हें हम पांडुलिपि वापस लेने का मतलब कि जो शोध प्रबंध किए हैं पूरा अ, उसको या थीसिस को वापस लौटा देंगे। नहीं, सही नहीं माना जाएगा। 40 से 60% अगर हम प्लेजरिज्म करेंगे या शायद चोरी करेंगे तो उसको माना जाएगा, उसको उसकी पूरी थीसिस वापस लौटाई जाएगी, उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा यदि वो नौकरी कर रहा होगा। दूसरा, उसे 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी नई निष्णात या एमफिल पीएचडी छात्र विद्वान का प्रवेशन करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। 60% से अधिक हो जाएगी तृतीय स्तर माना जाएगा। लगातार 2 वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाएगा और वो थीसिस वापस कर दी जाएगी। 3 वर्ष अवधि के लिए किसी भी एमफिल पीएचडी के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक। कुछ है 2018 के 42% समरूपता साहित्यिक चोरी के दो में शामिल होगा। राइट। तो ये है साहित्यिक चोरी वाला मामला। नेक्स्ट है सर्वेक्षण शोध में आभार प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर देते हैं, वे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा शीघ्रता से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, वे असामान्य उत्तरों के व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। तुम्हारा तीसरा है ए और सी। उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर देते हैं और फिर है वे असामान्य उत्तरों के व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। राइट। जाहिर सी बात है ये सब करेंगे। सर्वेक्षण शोध में प्रश्नों के प्रमुख लाभ यही हैं। उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों से उत्तर देगा। वह असामान्य प्रश्नों मतलब कि जो कठिन प्रश्नों का अपने हिसाब से प्रश्न को बनाएगा या उसके हिसाब से उत्तर देगा। या उत्तरों की अनंत श्रृंखला की अनुमति देते हैं। जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। समृद्ध गुणात्मक डाटा प्रदान करने में सहायक होता है। वास्तविक ग्राहक संतुष्ट प्रदान करने में सहायक होता है। निम्नलिखित चरों के प्रकारों में किसमें वास्तविक शून्य बिंदु होगा? तो वास्तविक शून्य बिंदु वही पीछे पढ़े थे रेशियो में होगा, वही फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को हल करें तो जाहिर सी बात है कि हम 5 क्वेश्चन में से इनमें 4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। राइट। ये दिए गए हैं कि चरों का मापन उनके आधार पर प्रक्रिया किया जाता है। राइट। श्रेणी में नापिक भी होगा, क्रम सूचक भी, अंतराल भी, अनुपात भी होगा। रैंक क्रम में नामिक नहीं होगा, केवल क्रम सूचक आर्डर होगा, इंटरवल होगा, रेशियो होगा। अगर बात करें दूरी में तो दूरी में केवल हमारा अंतराल होगा, अनुपात होगा। और बात करें वास्तविक शून्य में तो केवल हमारा अनुपात में वास्तविक शून्य होगा बस। राइट। नेक्स्ट कथन है ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोगता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रदर्शन को संगठित करते हैं। सुविधा अनुसार प्रदर्शन वह प्रदर्शन है जो उसकी सुलभता की विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि जो कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं तो ये बहुत उपयोगी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोगता सदैव समाविष्ट के लिए एक निष्पक्ष प्रदर्शन को संगठित करता है, जरूरी नहीं है। ऑनलाइन में तो ऐसे हेरा फेरी की जा रही है तो कहाँ से हम मानेंगे सही है। तो चौथा कथन एक गलत है, कथन दो सही है। राइट। नेक्स्ट वैज्ञानिक शोध क्या है? डेटा ड्राइवन है, रिप्लिकेबल है, अनुकृतीय या सत्यापन वेरिफिएबल, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हटा दो, ए बी सी तीनों होगा। राइट। पहला वाला हमारा राइट होगा क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता वैज्ञानिक शोध, मतलब मूल्यों को हम नहीं लेकर चलते हैं। ये वैज्ञानिक शोध के निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता होती है, सटीकता होती है, पूर्व अनुमेयता होती है, प्रतिकृति अनुकृति होती है, अनुभवजन साक्ष्य होते हैं, पूर्वाग्रह का उन्मूलन होता है, मानकीकृत प्रक्रियाएं होती है, डेटा संचालन अंतर्दृष्टि होती है, तकनीकी एकीकरण होता है, दोहराए योग्य तरीके होते हैं और सत्यापनीयता होती है। वे आ गया साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी किस स्तर में आएगी? तो 1% के स्तर में पढ़े थे। 0 से 10 तक हमारा होता है 0%, और 10 के ऊपर 40 तक होगा 1%, तो 1% में आएगा जिसमें सीधे से वापस कर दी जाएगी इसकी। राइट। और 1 साल तक दंड भी दिया जाएगा कि आप 1 साल तक कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, या वो रिसर्च नहीं, 1 साल तक आपको वेतन से वंचित किया जाएगा। राइट। साहित्यिक चोरी के कुछ प्रमुख घटक हैं, ये अभी हम पढ़े थे पीछे। नेक्स्ट है जब प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिसे प्रदर्शन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? कह रहा है कि जब प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच में ही बाहर हो जाते हैं, हो सकता है कि जो हम रिसर्च करता है, जो अनुसंधान करता है, वो जिस प्रतिभागी को लिया है वो बीच में बाहर हो जाए तो फिर
कह रहा है परिदृश्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें आंतरिक वैधता को कौन सा खतरा रहता है? चयन संबंधी खतरा, क्षण संबंधी खतरा, इतिहास संबंधी परीक्षण। इतिहास तो होगा नहीं, चयन संबंधी खतरा ये भी नहीं होगा, परीक्षण संबंधी या टेस्टिंग थ्रेट या अट्रेशन थ्रेट, ये क्षण संबंधी होगा। क्षण मतलब कि ये जो क्षण पूर्वग्रह आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। प्रयोगों में उपचार और नियंत्रण समूहों के बीच क्षण की दरें परिणामों को खराब कर सकती हैं, या पूर्वग्रह उसके स्वतंत्र और आश्रित क्षणों के बीच संबंध को प्रभावित कर सकता है। राइट। एट्रेशन मतलब है कि किसी अध्ययन में प्रतिभागियों की संभावित हानि से है। यदि परेशान परिवारों के बच्चों के स्कूल छोड़ने या स्कूल वर्ष के मध्य में दूर चले जाने की अधिक संभावना है, तो प्री टेस्ट से लेकर पोस्ट टेस्ट आक्रामकता में कमी आ सकती है। राइट। नेक्स्ट है, द्विभाजी चरों में दो से अधिक श्रेणियां होती हैं। और दूसरा है हमारा, नामित चर में दो या से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। नामित चर मतलब नॉमिनल में तो दो से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं, पर ये कह रहा है कि द्विभाजी चर से दो अधिक श्रेणियां होती हैं। ये गलत है, क्योंकि द्विभाजी चर में दो संभावित श्रेणियां ही होती हैं, क्योंकि नाम ही उसका द्विभाजी है। राइट। तो एक हमारा कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, इसलिए चौथा सही है। नेक्स्ट, शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने की बजाय उसे अस्वीकार करने का जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.05 पी स्तर पर अधिक होता है। टाइप 1 त्रुटि करने का जोखिम 0.01 स्तर की तुलना में 0.05 स्तर पर कम कम होता है। अ, पहला कह रहा है कि शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने के बजाय उसे अस्वीकार करने का जोखिम 0.0 स्तर की तुलना में पॉइंट, ये तो सही है। टाइप 1 त्रुटि का जोखिम 0.01 स्तर की तुलना में 0.0 स्तर पर, ये दूसरा गलत लग रहा है हमें। एक सत्य किंतु दूसरा असत्य है। राइट। अभी हम पीछे स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 0.01 मतलब क्या है, 0.05 मतलब क्या है, जितना नजदीक होगा उतना ही सही होगा, तो 0.01 ही सही है। राइट। कथन एक सत्य, कथन दो असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। सहगण या कोहर्ट वह जनसंख्या जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होती है। भविष्य लक्ष्मी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की स्मृतियों और अनुसरणों पर निर्भर होता है। आई थिंक एक सत्य है, लेकिन दूसरा असत्य है। भविष्य लक्ष्मी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की स्मृतियों और अनुसरणों पर निर्भर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सही का कोहर्ट वह जनसंख्या जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होती है। एक सही है, दूसरा गलत है। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं व्याख्या। भविष्य लक्ष्मी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों को स्मृतियों और अनुसरण पर निर्भर करता है, गलत है। भविष्य लक्ष्मी अध्ययन अवधि के दौरान किसी बीमारी के विकास जैसे परिणामों पर नजर रखता है और से अन्य कारणों जैसे संदिग्ध जोखिम या सुरक्षा कारक से जोड़ता है। अध्ययन में आमतौर पर विषयों पर एक समूह लेना और उन्हें लंबी अवधि तक देखना सम्मिलित होता है। राइट। नेक्स्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट का सामान्यतः उपयोग कब किया जाता है? तो ये ज्यादातर दो समूहों की तुलना कंपेरिजन करने के लिए किया जाता है। उनके माध्य में अंतर क्या है? तो टी टेस्ट होता है कंपेरिजन करने के लिए, तो दो समूहों के बीच हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वही होता है। राइट। इसमें व्याख्या भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है, मतलब लिटरेचर रिव्यू 57%, इसको प्लेजरिज्म 57% मिलता है। साहित्यिक चोरी जो होता है 57% किया है। तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्यिक चोरी की है? तो जाहिर से 0 में आती है, 10 से 40 1% में, 40 से 60 हमारी जो होती है 57%, वो दो होती है, और 60 से अब होती है तीसरा, 40 से 70 तक दो होती है। तो 57% हमारे 40-70 के बीच में आ रही, दूसरा हो जाएगा। राइट। इसमें या व्याख्या फिर बताएं। 40% तक जीरो लेवल में आती है, 10 से 40% लेवल वन में, 40 से 60 70 नहीं, दो में आएगी, और 60 से अभी एबव हो जाएगा तो 30 में आएगी। और इससे होने वाले हानि क्या है? तो 10% तक कोई हानि नहीं होगा, 10 से 40 होगा जो तो थीसिस वापस ले जाएगी, 40 60 होगा थीसिस वापस ले जाएगी की जाएगी, और वेतन भी रोक दिया जाएगा। 2 वर्ष तक किसी एमपीएल या कोई सर्वे या अपन रिसर्च नहीं कर सकते हैं। 60
परसेंट में आपको क्या किया जाएगा, थीसिस वापस की जाएगी। 3 साल के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं और बाकी वेतन भी नहीं दिया जाए। तमाम प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवधारणा जो यह मानती है कि किसी व्यवहारिक परिघटना को केवल उसी संस्कृत के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसमें वह घटित होती है, किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है रिलेटिविज्म व सापेक्षवाद, न कि निरपेक्षवाद, न सार्वभौमवाद, न विषयनिष्ठवाद। राइट, क्योंकि कह रहा है वह अवधारणा जो मानती है कि व्यवहारिक परिघटना को केवल उसी संस्कृत के संदर्भ में समझा जा सकता है। जब संदर्भ में आ गया तो रिलेटिव कर दिया, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव सापेक्षवाद होगा। राइट, क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं बस अपने कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हुए और अपने धैर्यता को बनाए रखते हुए हल करना है बस। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का चयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न काल अवधियों में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कोहर्ट स्टडी। तो जनसंख्या का चयन या सुभाषित जनसंख्या का काल अवधियों के अध्ययन अंदर किया जाएगा तो कोहर्ट की परिभाषा ये देख लेते हैं। कोहर्ट अध्ययन एक प्रकार का शोध डिजाइन है, इसे अनुदैर्घ्य अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि वे समय के साथ लोगों के समूह का अनुसरण करते हैं। समूह अध्ययन के नतीजे लोगों को मानव स्वास्थ्य और उनसे इसे प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को समझने में मदद करते हैं। कोहर्ट शब्द का अर्थ लोगों का एक समूह है। कोहर्ट का अर्थ ही होता है लोगों का समूह। समूह अध्ययन पीछे की ओर देखने के बजाय आगे की ओर देखने वाला हो सकता है। एक अग्रगामी समूह अध्ययन को संभावित समूह अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट, शून्य परिकल्पना निश्चित में से सार्थकता परीक्षण के लिए पी का मान सत्याभाषी प्रतीत होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें लिखा परसेंट हमें देखना है, पॉइंट भी देखना है। तो एक है 43%, एक है 0.27, एक है 3%, एक है 0.43 ऑफ 1%। क्या कह रहा है, शून्य परिकल्पना में से सार्थकता परीक्षण के लिए पी का मान सत्यभाषी प्रतीत होता है। 43% मतलब होता है 0.43 और 0.27 मतलब है तो 27%। और डी कह रहा है कि इसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। शून्य परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जो जनसंख्या पैरामीटर की व्याख्या करती है जिसका उद्देश्य दिए गए प्रयोगात्मक डाटा के बेहतर परीक्षण करना होता है। इसे H0 H0 से दर्शाया जाता है। शून्य परिकल्पना के सार्थक परीक्षण में पी का मान 43% है या 43%, तो शून्य परिकल्पना प्रशंसनीय लगती है। साथ ही यदि पी का मान 0.27 है तो शून्य परिकल्पना सत्यभाषी प्रतीत होती है। इनके कहे अनुसार हम ए बी पे चलते हैं। बाकी 3% पे या 0.43 का 1%। माँ दाल में कुछ काला है, डाउट में रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियमित 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है तो उसे कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा। स्तर 3 में मतलब कि 60% से ऊपर वाले में, 60% ऊपर वाले में हम क्या करते हैं कि सब कुछ, जैसे विद्यार्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित शोध प्रतिबंध से दूर किया जाएगा, ये तो स्तर 2 में आती है। उस पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा, ये स्तर 1 में आती है। विद्यार्थी को 6 माह के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने रोक दिया जाएगा, ये भी 1 में आएगी। विद्यार्थियों को 6 माह के भीतर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, दिमाग केवल दूसरा सही होगा क्योंकि पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये 3 साल के लिए बाद भी किया जाता है कि नहीं करना है आपको, वेतन भी नहीं दिया जाता है, और दूसरा पाठ्यक्रम के विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। तो दूसरा हमारा सही है। ठीक, ये फिर दिया गया है इसको, अभी हम पीछे पढ़े ही हैं। नेक्स्ट है वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है, क्या कहलाता है। टी टेस्ट हम करते हैं कंपैरिजन, दो समूह कंपैरिजन करने के लिए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा या पेयर टी टेस्ट या काई वर्ग स्क्वायर। काई वर्ग
परीक्षण जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण के लेके जाता है। तो बचता है हमारा एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। एनोवा सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जाता है। तो अनेक समूह जब आ जाएंगे तो प्रसरण हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एनोवा का प्रतिपादन 1923 में आर ए फिशर ने किया। एनोवा का सीधा संबंध प्रसरण से है, न कि मानक त्रुटि या मानक विचलन से। इसका उपयोग दो या दो से अधिक समूहों के मध्यमानों के बीच के अंतर को एक साथ मापने के लिए किया जाता है। इसी विशेषता के कारण इस पद्धति का टी परीक्षण विधि से लाभप्रद है। राइट, प्रसरण के कुछ मान्यताएं हैं। ये आश्रित चर का f का विस्तरण मान सामान्य होता है। प्रसरण में समरूप सजातीयता होनी चाहिए, अवलोकन स्वतंत्र होने चाहिए, कुल प्रसरण पर विभिन्न कारकों का प्रयोग योग वाला होना चाहिए, न कि गुणन वाला। नेक्स्ट है, आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, या स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। ये पहला वाला रंग है। राइट, पहला वाला गलत है। पहला वाला ये जो कह रहा है कि आश्रित चर कभी द्विभाजी नहीं हो सकता, ये गलत है। दूसरा भी स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है, सदैव और कभी नहीं हो सकता, दोनों वाले मामले नेगेटिव है दर्शाते हैं, तो दोनों हमारे गलत होंगे। राइट, ना एक कथन एक भी गलत है, कथन दो भी गलत है। नेक्स्ट, जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को कौन सा खतरा होता है? तो कह रहा है कि ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को कौन सा? तो मेचुरेशन थ्रेट होगा, परिपक्वता संबंधी खतरा। इतिहास संबंधी, चयन संबंधी या उपकरण संबंधी खतरा नहीं होगा। ठीक, परिपक्व मतलब परिपक्व नहीं हो पाएंगे। जब ऊब थकान लगेगी तो मैच्योर आदमी नहीं है। जैसे कहते नहीं है कि अभी किसी भी फील्ड में जाओ तो कभी कभी आपाधापी में गलत कार्य कर बैठते हैं, तो आदमी यही कहते हैं कि अभी मेच्योर नहीं हुआ। तो वही है, ऊब थकान आना मतलब है कि आप अभी एक पक्के खिलाड़ी नहीं बन गए हैं, तो मेचुरेशन संबंधी खतरा होगा और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट है, मिलान करना है, मैच करना है। आकुलेसिस अनुकृत विज्ञान, मूक अभिमेन विज्ञान या चेष्टा भाव प्रदर्शना, संपूर्ण शरीर की गतियां और स्थितियां, भुजाओं तथा हस्तों की गति, नेत्र गति, मुख भंगिमा। जेस्चर हम नेत्र गति देखेंगे। ठीक, मूक अभिनय विज्ञान या मिमिक्स अनुकृत विज्ञान। अगर हम डी की जाएं 3, तो डी का 3 है, कोई एक में है, बट डी का 3 नहीं है। ये जो चेष्टा भाव प्रदर्शन है तो नेत्र गति है, या तो हम जेस्चर को, या तो हम संपूर्ण शरीर की गतियों या स्थितियों से जानेंगे। तो ये लेकिन ये भी नहीं है, ये भुजाओं तथा हस्तों की गति है। यहाँ देख लेते हैं, आकुलेसिस को कहते हैं नेत्र गति, और अनुकृत विज्ञान को कहते हैं मुख भंगिमा। मुख अभिनय विज्ञान संपूर्ण शरीर की गतियां और स्थितियां हैं। चेष्टा जो है भुजाओं तथा हस्तों की गति है। राइट, यहाँ पर देखते हैं, काइनेक्सिस का हाव भाव, हाथ और गति मुद्रा नेत्र संपर्क चेहरे अभिव्यक्त से और किया जाता है। हैपेक्टिक्स जो है हैप्टिक स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन करता है। और वोकाइल जो है वह जैसे पैरा लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पर प्रोक्सिमिक्स है, इसकी खोज भौतिक स्थान पर दूर संचार को प्रभावित करती है। क्रोनोमिक्स है, ये शाब्दिक संचार होता है। 10वां क्वेश्चन है, चरों में किसी भी प्रकार के हेरफेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानव और गैर मानव के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है। तो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशनल हो जाएगा, ना कि क्वासी एक्सपेरिमेंट होगा, ना तो सब्जेक्टिव होगा, ना कि एंथ्रोपोलॉज एंथ्रोपोमेट्रिक होगा। कह रहा है कि चरों में किसी भी प्रकार के हेरफेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानव और गैर मानव के व्यवहार का अध्ययन करा जाता है, तो वो हमारा केवल और केवल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो डेटा संग्रहण के एक विधि के रूप में ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की कुछ विशेषताएं हैं कि देखी गई चीज़ों की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रिया है। अवलोकन आंखों द्वारा देखी गई चीज़ों को पकड़ती है, लेकिन ध्यान उन आंकड़ों पर केंद्रित होता है जो किए गए अध्ययन से संबंधित होते हैं। अवलोकन चयनात्मक होता है। एक शोधकर्ता किसी भी चीज़ और हर चीज़ का अवलोकन नहीं करता है, बल्कि वो अपने अध्ययन की प्रकृति के दायरे और उद्देश्यों के आधार पर अवलोकन किए जाने वाली चीज़ों की सीमाओं का चयन करता है। अवलोकन उद्देश्यपूर्ण होता है, न कि आकस्मिक होता है। यह अध्ययन संबंधित किसी भी चीज़ की विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया होता है। यह उस प्राकृतिक सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति व्यवहार करता है। राइट, नेक्स्ट, किसी जर्नल के लिए एपी संदर्भ शैली में कौन सा
अंत में आएगा। एपीए में अभी पढ़े थे एपीए, तो पेज नंबर सबसे लास्ट में आया था। इसमें डीओआई नंबर भी है। पहले हम क्या करते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, फिर शीर्षक का नाम लिखते हैं, फिर एक और आता है, फिर पेज नंबर आता था। राइट। तो अब ये डीआईओ संख्या आ गई है, तो यहाँ पर डीआईओ अगर हम देख लेते हैं कौन कौन से चरण है। पहले अनुसंधान लेखक शीर्षक नाम होगा, फिर पहले अनुसंधान लेखक का शीर्षक आएगा, फिर आएगा लेखक का नाम, फिर जर्नल का नाम, फिर वैल्यूम संख्या, अंक संख्या, प्रकाशन, फिर पेज की सीमा, फिर लास्ट में है डीआईओ संख्या या ईआरएल। राइट। इसको भी याद करना अति आवश्यक है। जैसे यह लिखा गया है एपीएसएल प्रारूप यही है, अथर ईयर, अथर टाइटल, जर्नल टाइटल, फिर वैल्यूम, इश्यूअर्स, फिर पेज, फिर डीओआई या फिर ईआरएल, ऐसे लिखा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण सांख्यिकी के किस मान में पी के मानों के लिए शून्य परिकल्पना की सब कार्य होने की संभावना है। ये लगभग पूछा गया है ज्यादा से ज्यादा। ठीक। तो कह रहा है नीचे दिए गए इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 0.32 आप 2%, फिर 32%, 0.42, 2%, 2%, 32, 2% तो होगा नहीं, क्योंकि एक और एक के बीच रखना है, और फिर 32 का 2% भी नहीं होगा, तो हमारा 32% जो है, बट 2% हम जिसको कह रहे हैं वो 0.002 होता है, 0.02। और यहाँ पर बी और डी लिए हैं, तीसरा वाला 32% और 0.42, या कह लो 42%। 32 42 इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि पी का मान सांख्यिकीय माप है जिसका प्रयोग इस संभावना के निर्धारित के लिए किया जाता है कि कोई अवलोकित परिणाम संयोग का परिणाम है। सांख्यिकी में पी वैल्यू को एक सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण के देखे गए परिणामों का समान चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना है। यह मानते हुए शून्य परिकल्पना सही है। पी वैल्यू महत्व का सबसे छोटा स्तर प्रदान करने के लिए अस्वीकृत बिंदुओं के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिस पर शून्य परिकल्पनाओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है। किसी सांख्यिकीय परीक्षण में पी का मान 32% तथा 42% के लिए शून्य प्रकार स्वीकार की संभावना होती है। इस पर हम रिसर्च करेंगे, तो भी डाउट में रखते हैं, छोड़ो इसको। नेक्स्ट है कि सहगण अध्ययन में प्रदर्श एक सरल रूप से परिभाषित जनसंख्या के अलग समय में किए जाते हैं। उपन्नत अध्ययन में प्रदर्श विशिष्ट भली बात है, मतलब उपन्नत कोहर्स स्टडी एक है, भली बात परिभाषित किए जाने के समान होती है। ऊपर वाला कोहर्ट है, नीचे वाला ट्रेंड हिस्ट्री है, दोनों हमारा गलत है। राइट। गलत इसलिए है कि कोहर्ट अध्ययन में प्रदर्श एक समान रूप से परिभाषित जनसंख्या के अलग अलग समय में किए, ये अभी हम बताए थे अनुदैर्घ्य होता है, अलग अलग समय नहीं, एक ही समय के अनुसार किया जाता है। राइट। एक निश्चित अवधि के कई वर्षों तक अनुसरण किया जाता है। और दूसरा है कि उपनत अध्ययन में प्रदत्त विशिष्ट परिभाषा प्रधान जनसंख्या लगी जाते हैं, ये भी सत्य नहीं है। उपनत अध्ययन या ट्रेंड स्टडी में वास्तव में ऐतिहासिक अध्ययन और सर्वेक्षण शोध की मिश्रण है। इसे शोध अवधि द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। दोनों हमारा गलत है। ऋणात्मक रूप से विषम वितरण हेतु मध्यिका किन मापों के समतुल्य होगी। मध्यिका होगी तो फिर द्वितीय चतुर्थांश होंगे कि पंचम, फिर पचवा, पांचवा सतमक, पंचक, दशमक। ऑप्शन देखें पहले, ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक। इसको निरस्त किया गया है, वैसे हमारा वही होता, मध्यिका होता तो द्वितीय वो अब डिपेंड नहीं करता किस तरह का मध्यिका है, मीन में भी आ सकता था। ठीक। नेक्स्ट है, थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।